हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत का बड़ा पलटवार, जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पर बताएंगे। जहां हाफिज सईद के घर के बाहर हमले पर हमारे विदेश मंत्रालय ने तोड़ी है चुप्पी और कह दी है इस मुद्दे पर बड़ी बात। बताएंगे दोस्तों क्या कहा गया है भारत की तरफ से पलटवार करते हुए। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि भारत के वर्चस्व से डर गया है चीन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्यों ऐसा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या चीन को लेकर ये हिम्मत दिखाई है या बदली है, इस स्थिति का नतीजा इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहां पर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने दे दी है ताइवान के साथ जापानी सेना को बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, वो भी जड़ से मिटा देने की धमकी दी गई है दोस्तों। बताएंगे क्या क्या कहा है चाइना ने। साथ ही बताएंगे जहां पर रूस में बोले हमारे विदेश मंत्री, कहा भारत और चीन के बीच परमाणु हथियारों की होड़ नहीं है। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारतीय मुसलमानों और कश्मीर विवाद में कूदा इस्लामिक देशों का संगठन OIC। जी हां दोस्तों, बताएंगे कश्मीर को लेकर अब कौन सा कदम उठाने की बात कह रहे हैं दोस्तों ये लोग। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर ब्रिटेन ने उइगर अत्याचारों के लिए चीन को ठहराया है जिम्मेदार और कह दी है बड़ी बात। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर समेत दूसरे मंत्रियों के इस्तीफे पर बोले प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बताएंगे मोदी जी ने इनके इस्तीफे को लेकर कौन सी बड़ी बात कह दी है दोस्तों। और जो लोग कयास लगाए जा रहे थे उसके उलट प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका कारण दिया है दोस्तों। बताएंगे क्या कहा है मोदी जी ने। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मोदी कैबिनेट का कोरोना पर बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, इतने हजार करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में वो ताकत है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है दोस्तों, साथ ही मोदी जी हाँ तो हर चीज संभव है और इस कोरोना काल में हमारे डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है और योगी जी ही होने वाले हैं अगले मुख्यमंत्री। फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ जहां पर बड़ा पलटवार भारत ने पाकिस्तान पर किया है दोस्तों। जहां पर हाफिज सईद के घर के बाहर हमले पर विदेश मंत्रालय ने तोड़ी है चुप्पी और कहा आरोप लगाना तो पाकिस्तान की आदत है और पाकिस्तानी के रग में है। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान के NSA लाहौर बम विस्फोट का जिम्मेदार भारत को बताए जाने पर अरिंदम बागची ने कहा कि भारत के खिलाफ आधारहीन प्रोपेगेंडा शुरू करना पाकिस्तान के लिए कोई नया नहीं है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो इतनी ही ताकत के साथ अपनी स्थिति सुधारे और आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्यवाही करे। जी हाँ दोस्तों, बागची ने आगे कहा है कि जब आतंकवाद के मुद्दे पर बात होती है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के बारे में अच्छी तरह से पता है। उन्होंने कहा कि ये किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने नेतृत्व ने स्वीकार किया है जो ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात आतंकवादियों को शहीदों के रूप में महिमा मंडित करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ा पलटवार किया दोस्तों भारत ने और जता दिया है पाकिस्तान को कि इल्जाम लगाना तो पाकिस्तान के रग में बसा हुआ है, आरोप लगाना उसकी आदत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी? अगर आप भी समर्थन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमारा समर्थन है विदेश मंत्रालय को जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ जहाँ पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, भारत के वर्चस्व से डर गया है चीन, मुकाबले के लिए बनाई गैर परंपरागत युद्ध की नई रणनीति। बता दे चीन को भारत की पश्चिमी देशों और अमेरिका से दोस्ती रास आ ही नहीं रही है दोस्तों। भारत के दुनिया में बढ़ते वर्चस्व के कारण चीन सीधे तौर पर उससे नहीं टकरा सकता है। आपको बता दे चीन को डर है कि अमेरिकी सहयोगी और पश्चिमी देशों का समर्थन पा रहे भारत के खिलाफ सीधे युद्ध करना आसान नहीं है, इसलिए चीन ने भारत के खिलाफ अलग तरह का गैर परंपरागत युद्ध छेड़ने की रणनीति बनाई है। इसके तहत उसने सीमा पर झड़पों, साइबर हमले और क्षेत्र का चुपके से विनियोग करने की रणनीति बनाई है। इसी के चलते वो लगातार भारत के साथ गैर परंपरागत युद्ध में संलिप्त है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी विचारक और लेखक जेनेट लेवी ने अपने किताब अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में कहा है
कि चाइना मास्टर प्लान टू डिस्ट्रॉय में लिखे लेख में बताया कि चीनी इरादों में सैन्य टकराव से बचने के लिए इन देशों को आर्थिक झटके देना, वित्तीय व्यवस्थाओं को निशाना बनाना, बुनियादी ढांचे को काबू में लेना, साइबर हमले और राजनीतिक प्रचार आदि शामिल है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पीएम मोदी ने चीन को लेकर यह हिम्मत दिखाई या बदली स्थिति का है नतीजा बता दें। 2018 में भारत सरकार ने एक नोट के जरिए केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ नेताओं और सरकारी अधिकारियों को थैंक यू इंडिया कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा था। भारत में तिब्बती प्रशासन ये कार्यक्रम आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के निर्वासन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मार्च महीने के अंत और अप्रैल की शुरुआत में मनाने जा रहा था। ऐसा करने के पीछे ये वजह बताई गई थी कि भारत के चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए वो बहुत संवेदनशील समय था। सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक यू इंडिया कार्यक्रम को दिल्ली की बजाय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अपने मुख्यालय में आयोजित करना पड़ा। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अप्रैल 2018 में चीन की यात्रा पर जाना था, इसलिए इस घटनाक्रम का एक मतलब ये निकाला गया है कि शायद भारत चीन को खुश रखने के लिए तिब्बत के मसले पर अपने खुला समर्थन से कतरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मंगलवार को नरेंद्र मोदी जी ने दलाई लामा को फोन कर उन्हें उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी और इस जानकारी को एक ट्वीट के जरिए सार्वजनिक किया गया है। इस बात से ये गौर लगाया जा रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहीं ना कहीं अब चाइना को ये जता दिया है कि भारत किसी से नहीं डरता, वो चाइना हो या कोई भी देश क्यों ना हो। ऐसे में दोस्तों ये दलाई लामा वाली बात परसों की है, लेकिन हमने आपको आज इसलिए बताया है दोस्तों क्योंकि इसको 2018 से अगर जोड़कर देखा जाए तो ये रिजल्ट निकल कर आता है और आज भारत सच में आत्मनिर्भर होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हो तो कमेंट सेक्शन में मोदी जी का सपना हुआ पूरा आत्मनिर्भर भारत जरूर लिखेगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें ऐसे में तो चीन के ग्लोबल टाइम्स ने दी है धमकी, कहा ताइवान के साथ अगर आई जापानी सेना तो मिटा देगी उसको पीएलए। जी हाँ दोस्तों, जापान के उप प्रधानमंत्री तारो आसो के ताइवान पर चीन के हमले की सूरत में जापानी सेना के मदद के बयान से ड्रैगन बुरी तरह से भड़क उठा है दोस्तों। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हू शिजिन ने धमकी दी है कि अगर जापानी सेना ताइवान की मदद के लिए आई तो उसे चीन की सेना मिटा देगी। इससे पहले आसो ने कहा था कि अगर चीनी हमला होता है तो अमेरिका के साथ जापान को ताइवान की मदद करने की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, हू शिजिन ने चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीवो पर जापानी उप प्रधानमंत्री को बड़ा मुंह वाला बताया था दोस्तों। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ताइवान स्ट्रेट में युद्ध होता है तो जापान के लिए अच्छा यही होगा कि वो इससे दूर रहे। अगर जापान की सेना युद्ध में शामिल होती है और चीन की सेना पर हमला करती है तो पीएलए न केवल जापानी सेना को तबाह कर देगी बल्कि उसे जापानी सेना के अड्डों और उससे जुड़े सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का अधिकार होगा ताकि उसे पंगु बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना ने खुला चेतावनी दिया है दोस्तों जापान को। इस पर आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों? क्या जापान डर जाएगा इस गीदड़ भभकी से? बताइएगा जरूर दोस्तों क्या लगता है आपको। साथ ही अगली खबर की बात करें तो रूस में बोले हमारे विदेश मंत्री, कहा भारत और चीन के बीच परमाणु हथियारों की कोई होड़ नहीं। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार यानी 9 जुलाई को मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ मुलाकात करेंगे। इससे पहले गुरुवार को IMEMO RHS में भारत रूस संबंधों में एक बदलती दुनिया टॉपिक पर विदेश मंत्री ने अपने विचार साझा किए हैं। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत और रूस के बीच संबंध सबसे मजबूत रहे हैं। समय समय पर कई बदलाव हुए हैं लेकिन यह भूगोलीय राजनीति इतनी बरकरार थी कि हमें मुश्किल से ही किसी पतन की याद आए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें ऐसे में तो भारतीय मुसलमानों और कश्मीर विवाद में कूदा इस्लामिक देशों का संगठन OIC अब भेजना चाहता है अपनी टीम कश्मीर में। बता दे पाकिस्तान की शह पर इस्लामिक देशों का संगठन OIC कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर अब कूद पड़ा है दोस्तों। OIC के कार्यकारी प्रमुख ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ दुर्लभ मुलाकात में भारतीय मुसलमानों के मुद्दे को
उठाया है दोस्तों और जम्मू कश्मीर में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी आह्वान किया है दोस्तों। ओआईसी ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारतीय राजदूत औसफ सईद ने ओआईसी के महासचिव यूसुफ अल ओथईमीन के साथ 5 जुलाई को जद्दा में शिष्टाचार मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो ब्रिटेन ने कहा है कि उइगर अत्याचारों के लिए चीन को ठहराया जाए जिम्मेदार, ओलंपिक खेलों का हो बहिष्कार। बता दे ब्रिटिश सरकार को बीजिंग में 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनीतिक बहिष्कार करने का समर्थन करना चाहिए ताकि चीनी सरकार पर उत्तर पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों तथा अन्य जातीय समूहों के नरसंहार को लेकर दबाव बनाया जा सके। सांसदों के एक प्रभावशाली समूह ने बृहस्पतिवार को यह बात कही है। कंजर्वेटिव सांसद टॉम टंगे घाट के नेतृत्व वाली विदेश मामलों की समिति ने एक रिपोर्ट में कहा है कि शिनजियांग में हो रहे अत्याचार गहन तत्कालिकता के अंतर्राष्ट्रीय संकट को दिखाते हैं, जिससे किसी भी सभ्य सरकार के लिए इससे मुंह मोड़ना नितांत अनुचित है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र से खबर, मुस्लिम संगठनों की मांग, इस निंदा के खिलाफ पैगंबर मोहम्मद बिल लाए सरकार। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में मुंबई संगठन चाहते हैं कि सरकार इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ इस निंदा करने वालों को कठोर सजा देने के लिए पैगंबर मोहम्मद बिल नाम से कानून बनाया जाए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो इमरान खान के अरमानों पर फिर फिरेगा पानी, अफगान तालिबान को युद्ध साधने में जुटा है हमारा भारत। बता दें अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों के सत्ता में आने की आशंका प्रबल होते देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में फिर आता है तो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में मदद मिलेगी। तो इस बीच भारत ने भी पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबे फेल करने के लिए कमर कस ली है। कतर की यात्रा के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को रूस जाते समय अचानक से ईरान पहुंच गए। दोस्तों, ये तीनों ही देश अफगानिस्तान के भविष्य के निर्धारण में बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ के साथ भी मुलाकात की है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो क्या अफगानिस्तान को संभालने के लिए पुतिन की पनाह में जाएगा अमेरिका? इसके मिल रहे हैं ये संकेत। बता दें दोस्तों, अफगानिस्तान से अपने 90% सैनिकों को वापस बुला चुके अमेरिका अब जो बाइडेन प्रशासन चिंता में है दोस्तों, और इस चिंता इस बात की है कि इसका कैसे इंतजाम किया जाए जिससे अफगानिस्तान में स्थिति बिल्कुल बेकाबू ना हो जाए। इस मकसद से अमेरिकी अधिकारियों ने कई मध्य एशियाई देशों से संपर्क किया है। यहाँ मिली खबरों के मुताबिक इन देशों से अमेरिका ने अनुरोध किया है कि वे अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करे और जो अफगान उनके यहाँ आना चाहे उन्हें वे आसानी से वीजा दे दे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुतिन की पनाह में जा सकते हैं अमेरिका और पुतिन से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी सजेशन राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर फेसबुक, गूगल और ट्विटर के खिलाफ अदालत पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप एक्शन की है इन्होंने मांग। बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इन कंपनियों पर उन्हें गलत तरीके से सेंसर करने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये केस मियामी के जिला अदालत में दायर किए गए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों ने उनके अधिकार का हनन किया है। संविधान ने उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है, लेकिन इन कंपनियों ने उन्हें सेंसर किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो केयन्स एनर्जी ने फ्रांस में भारत सरकार की संपत्ति को कर दिया है जब्त, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने दिया है करारा जवाब। बता दें स्कॉटलैंड की दिग्गज ऊर्जा कंपनी केयन्स एनर्जी ने पेरिस में भारत सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी संपत्ति को सीज कर दिया है। दोस्तों, भारत सरकार और केयन्स के बीच काफी समय से टैक्स को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्यस्थता कर रही ट्रिब्यूनल ने भारत सरकार के खिलाफ फैसला देते हुए $1.7 बिलियन के भुगतान का आदेश दिया है। दोस्तों, जिसके बाद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है और ना ही फ्रेंच कोर्ट की ओर से इस बाबत
बाबत कोई नोटिस या ऑर्डर मिला नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ पर ओमान ने दिया बड़ा झटका। भारत पाकिस्तान समेत 24 देशों से उड़ानों पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, ओमान में काम कर रहे हजारों भारतीयों के लिए बुरी खबर है दोस्तों। एक तरह से जहाँ ओमान ने भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 24 देशों से यात्री विमानों के देश में प्रवेश पर अनिश्चित काल के लिए गुरुवार को रोक लगा दी है दोस्तों। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के खाड़ी देश के प्रयासों के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगली खबर की बात करें तो जापान से खबर, जहां पर टोक्यो में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है दोस्तों। दर्शकों के बिना होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन। बता दें आपको, जापान में होने जा रहे ओलंपिक 2021 गेम्स से ठीक पहले राजधानी में टोक्यो में आपातकाल की घोषणा की गई है। जापान सरकार ने यह फैसला ओलंपिक के दौरान कोरोना संक्रमण दर बढ़ने की आशंका के मद्देनजर लिया है। ओलंपिक गेम्स समाप्त होने तक टोक्यो में इमरजेंसी लागू रहेगी। इसका मतलब ये हुआ है कि अब स्टेडियम में दर्शकों के बिना ही ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर समेत दूसरे मंत्रियों पर बोले पीएम मोदी। कहा ये व्यवस्था के चलते हटे हैं, न कि क्षमता से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई कैबिनेट का गठन किया है दोस्तों। कैबिनेट विस्तार से पहले ही मंत्रियों के इस्तीफे सामने आने लगे थे। इनमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर जैसे कई नाम शामिल हैं। अभी तक इनके हटने के पीछे इनके कामकाज और प्रदर्शन की बातें सामने आ रही थी, लेकिन शुक्रवार को पीएम मोदी जी ने खुद एक अलग बात कह दी दोस्तों। शुक्रवार को मंत्री परिषद के साथ बैठक में पीएम मोदी जी ने ये मंत्री व्यवस्था के चलते हटे हैं। इनके हटने का इनकी क्षमता से कोई संबंध नहीं है। पुराने मंत्रियों की जगह जिन नए चेहरों को जिम्मेदारी मिली है, उन्हें भी पीएम मोदी ने नसीहत देते हुए कहा है कि इनके मंत्रालयों का जिम्मा संभालने वाले इनसे मिलकर इनके अनुभव का फायदा जरूर लें। इसके साथ ही मोदी ने मंत्रियों को मीडिया में बेवजह बयान न देने को भी कहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मोदी जी के इस तथ्य को अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सत्य है तो कमेंट सेक्शन में हमारा समर्थन है, मोदी जी को जरूर कहिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर मोदी कैबिनेट मीटिंग के बाद बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट का कोरोना पर बड़ा फैसला। 23,000 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का बड़ा ऐलान। बता दें, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट बैठक हुई है दोस्तों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में किसान, कोरोना आदि के मुद्दे पर अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना से लड़ाई के लिए 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए को मंडी के जरिए से किसानों तक पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर ने यह जानकारियां दी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा दोस्तों इतना बड़ा फैसला लेने के लिए। साथ ही अगली खबर की बात करें तो 15 अगस्त तक दिल्ली में ही रहेंगे मोदी सरकार के ये नए मंत्री। मानसून सत्र की तैयारी में जुटेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो जो भारत में रहता है उसे कानून मानना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर से विवाद के बीच बोले नए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, भारत के नए रेल और आईटी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जो भी भारत का नागरिक है और जो भी भारत में रहता है उसे यहाँ के कानून मानने ही पड़ेंगे। बुधवार को ही शपथ लेने वाले और गुरुवार को दोनों मंत्रालयों का प्रभार संभालने वाले वैष्णव का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है दोस्तों जब ट्विटर के नए आईटी नियमों को ना मानने को लेकर विवाद छिड़ गया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव 2021 से जुड़ी लेटेस्ट खबर आ रही है, जहां पर कई जिलों में भिड़े सपा भाजपा कार्यकर्ता, पथराव और फायरिंग की घटनाएं, पुलिस तक को नहीं बख्शा गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कल यानी गुरुवार को 825 क्षेत्र पंचायतों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई छिटपुट घटनाओं के बाद एक बार फिर से ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान गुरुवार को यूपी के कई जिलों में भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं में बवाल हो गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं ईंट और कहीं पत्थर चले तो कहीं पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठियां चटकानी पड़ी। भाजपा और सपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा है दोस्तों। कई जगह हुई मारपीट में लोग घायल भी हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, ऐसे में अब केंद्र सरकार लेती है एक्शन तो हम नहीं देंगे संरक्षण। नए नियमों पर हाई कोर्ट की ट्विटर को 2 टुक। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों यदि ट्विटर की ओर से भारत के नए आईटी नियमों को लागू नहीं किया जाता है तो फिर उसे किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता। ट्विटर की ओर से अब तक भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त न करने समेत नए आईटी नियमों के प्रावधानों को लागू न करने को लेकर हाई कोर्ट ने ये बात कही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो लॉकडाउन और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच देश में बढ़ी है बिजली की मांग। 2 लाख मेगावाट के पार पहुंची खपत। जी हाँ दोस्तों, देश में बिजली की मांग अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है दोस्तों, और बुधवार को 2 लाख मेगावाट के पार कर चुकी है दोस्तों। मानसून में देरी के कारण पारा चढ़ने और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील के साथ बिजली की मांग बढ़ी है। बिजली मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग यानी सर्वाधिक आपूर्ति बुधवार को 2,570 मेगावाट पहुंच गया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर रंजीत चौटाला का बयान आया है, जहां पर किसानों को अब 10 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में मानसून की देरी के चलते धान की बिजाई के लिए किसानों को 2 घंटा अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति तुरंत प्रभाव से करवाई जाएगी, यानी कि 8 घंटे के बजाय अब 10 घंटे बिजली मिलेगी किसानों को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में थैंक यू रंजीत चौटाला जी, जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी यानी थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए।